हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे यूपी RO ARO 2023 के लिए जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वीरभानपुर, लंघनाज, चौपांडी मांडो, आदमगढ़। तो इसके आंसर है आपका डी, आदमगढ़ जो है यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल कहाँ पे है? तो यह एमपी के होशंगाबाद में है। कहाँ पे है? एमपी के होशंगाबाद में है। और सेकंड जो हमें मिलता है, दूसरा प्रमाण कहाँ से मिलता है पशुपालन के? तो बागौर राजस्थान से मिलता है। कहाँ से? बागौर राजस्थान से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, लहुरादेव, ब्रह्मगिरी, टोकवा। तो इसका आंसर है आपका बी, लहुरादेव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरादेव कहाँ है आपका? तो संत कबीर नगर जो यूपी में है, संत कबीर नगर। ये कब से कब तक के प्रमाण हैं? तो 8000 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं, जो यहाँ पे चावल के प्रमाण हैं। किसके? तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? लहुरादेव से, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर है आपका ए, आदि ऐतिहासिक युग का मतलब होता है कि यहाँ पे लेखन कला तो प्रचलित थी, लेकिन जो भी लिपि मिली है वो पढ़ी नहीं गई है। सेम यही चीज़ सिंधु सभ्यता में हुई है, इसीलिए इसको हम आदि ऐतिहासिक युग में रखे हम। तो आदि ऐतिहासिक युग का मतलब ही यही हुआ कि आपका लेखन कला तो थी, लेकिन जो भी लिपि मिली है हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसका कार्यकाल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 BC से लेके 600 ईसा पूर्व या BC तक आदि ऐतिहासिक युग का काल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो इसका आंसर होगा आपका बी, पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसका मतलब है का हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में आपका मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जिसमें आपकी मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित है। ये सब चीज़ें आपके सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से ही देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इधर जो है हड़प्पा बस्ती है और एक साइड आपका नदी, जिस पर नदी ये देश अवस्थित है। जैसे हड़प्पा आपका किसके किनारे है? किस नदी के? तो ये रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। और रोपण जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है। आप लोग मिला भी सकते हैं कि ए का 3 और बी का 2, सी का 1 और डी का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को, इंद्र को, अग्नि को, मारुत को। तो इसका आंसर है आपका ए, बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे अब। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, महाकश्यप द्वारा, नागसेन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, महाकश्यप जो थे उस टाइम पे अध्यक्ष थे, अजातशत्रु जो थे शासक थे। तो शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब पहली बौद्ध संगति हुई कहाँ थी? तो ये राजगृह में हुई थी। राजगृह 483 ईसा पूर्व या BC में हुई थी। तो इसका आप याद कर लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में 483 BC में। और अजातशत्रु शासक थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन।
त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से और बौद्धों से। तो ये है आपका बौद्धों से संबंधित था त्रिपिटक। कौन कौन से पिटक थे? सुत्त पिटक पहला था आपका, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। सुत्त पिटक की रचना जो है आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना आपका मोगलीपुत्र तिस्से ने, सॉरी यहाँ पे गलत हो, आप इसे अच्छे से सुन लीजिए। विनय पिटक की रचना जो है उपाली ने की थी, सुत्त पिटक की रचना जो है आनंद ने की थी और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्से ने की थी। विनय पिटक में जो है नियम व आचरण की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत से संबंधित चीज़ें हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध से संबंधित है ये त्रिपिटक, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? येसुद, जमाली, प्रभास, विपिन। तो इसका आंसर है आपका बी, जमाली जो थे उनके दामाद थे और यही जो है प्रथम इनके शिष्य भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, बिंबिसार, उदयन, कनिष्क। तो इसका आंसर है आपका सी, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना भी की और उसी को सबसे पहले इसने राजधानी भी बनाया। उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र है जो हर्यक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख या स्तंभ लेख में बताया है अशोक ने, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए, भाब्रू स्तंभ अभिलेख में जो है अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। या भाब्रू स्तंभ लेख कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में स्थित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कहाँ था? तक्षशिला, नालंदा, काशी, मथुरा। तो इसका आंसर है आपका ए, तक्षशिला में जो है मौर्य काल जिस टाइम पे था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। आगे देखते हैं ये कहाँ पे है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पश्चिम में स्थित है। यूँ कहें हम जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में तक्षशिला स्थित था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? भड़ौच, काम्बे, कल्याण, ताम्रलिप्ति। तो इसका आंसर है आपका डी, ताम्रलिप्ति जो है यहाँ से गुप्त काल में भारतीय व्यापार होता था। ये कहाँ पे स्थित था? तो बंगाल में स्थित था। यह प्रमुख बंदरगाह बंगाल में स्थित था। यहाँ से कहाँ कहाँ व्यापार होता था? तो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों में व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंध रहा या किसने इसका निर्माण करवाया है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, इसी ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। यह किससे संबंधित है? तो शिव से संबंधित मंदिर है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ पुस्तक दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। तो वराह मिहिर ने बृहत कथा संहिता लिखा है और विशाख दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम को लिखा है। शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम को लिखा है। अविल्हड़ ने जो है विक्रमांक देवचरित्र को लिखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए का 3 आपका 2 जगह है और बी का 4 भी 2 जगह है और सी का 2 सिर्फ एक जगह है। तो इसलिए आपको आंसर मिल चुका है कि ए हमारा ऑप्शन हो गया है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके इसको निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा आती हैं। जैसे वराह मिहिर की आपके बृहत कथा मंजरी हो गई या बृहत संहिता भी है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटिकम और अविल्हड़ की विक्रमांक देव चरित्र। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए,
1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन को, मतलब सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। और एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कादम्बिनी गांगुली जो है 1990 में कांग्रेस को सबसे पहले रिप्रेजेंट की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1891, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, मद्रास अधिवेशन 1887, बॉम्बे अधिवेशन 1885। तो इसका आंसर है आपका ए, नागपुर अधिवेशन 1891 में जो है कांग्रेस के साथ जो है राष्ट्रीय शब्द को जोड़ दिया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पी आनंद चालू ने की थी, आनंद चालू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर है आपका डी, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में शामिल नहीं थे। प्रथम सम्मेलन हुआ कब था? तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें कुल 72 अनुयायी शामिल थे या सदस्य शामिल थे, जिसमें से आपके अबुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं थे। बाकी कौन कौन शामिल था? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मतलब बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, संगठन है एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है। तो देखते हैं किसने किसकी स्थापना की है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की है। इंडियन लीग 1875 में जो स्थापित हुई उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4 सभी जो हैं एक दूसरे के सामने और सुमेलित भी हैं। ये इम्पॉर्टेंट संगठन है, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाता है। ये सभी जो है आपका कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था हैं, ये सभी कांग्रेस से पहले स्थापित हो चुकी थी। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सुगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1815 में जो है सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। ये 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुगौली की संधि। आगे देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका आंसर है आपका सी, ब्रिटेन को जो निर्यात करने वाले माल था उस पर जो है उच्च कर लगाया जाता था ब्रिटेन के द्वारा। तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कौन कौन से कारण थे और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें है ब्रिटेन के निर्यात किए जाने वाले माल पर उच्च तट कर लगा हुआ था, मतलब कर बहुत उच्च लगा दिया जाता था, इसलिए भारत की वस्तुओं का वहाँ पे निर्यात नहीं हो सकता था। मतलब होता तो था लेकिन इतना ज़्यादा महंगा होता था कि कौन खरीदेगा इस पर। भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली का थोपना हो ब्रिटेन द्वारा, और भारत से कच्चे माल का निर्यात, यहाँ से कच्चे माल ले जाया जाता था और वहाँ से बना के वापस भारत में वही चीज़ भेज दी जाती थी। आगे देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा,
साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर है आपका ए। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है अपना नाम 1920 में बदल कर क्या रख लिया, स्वराज सभा रख लिया। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद जो है किसने किया, तो एनी बेसेंट ने 1916 में, दोनों ने ही किया था, लेकिन तिलक जो है अप्रैल में करते हैं और एनी बेसेंट सितंबर में करती हैं। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर है आपका बी। स्वामी विवेकानंद जो थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। कब की थी, तो 1896 में की थी। इनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी की रचना की थी। आगे चलते हम। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, मछलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी, चिंसुरा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में जो है पहला व्यापारिक केंद्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या अंग्रेजों द्वारा ओपन किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। आने का क्रम पूछ रहा है ना कि स्थापना उनकी कंपनी कब स्थापित हुई, ये नहीं पूछ रहा है। यूरोपीय कंपनी कब आई इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं, दूसरे नंबर पे अंग्रेज आते हैं, तीसरे नंबर पर डच आते हैं और चौथे नंबर पे आपके फ्रांसीसी आते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 25 का ए आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फर्रुखसियर। तो इसका आंसर है आपका सी। अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और क्यों दी थी, इन्होंने जो है अपनी पेंशन के लिए इंग्लैंड राजा राम मोहन राय को भेजा था और ये वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। तो ब्रिस्टल में इनको दफना दिया गया था। ये इनकी समाधि कहाँ पे है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें इनका कार्यकाल क्या था, तो 1848 से लेके 1856 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। इसके तहत व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इन्होंने कौन कौन सी रियासत को मिला लिया था, तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को विलय कर लिया था। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, तो विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में 17वें नियम के द्वारा सती प्रथा का निषेध किया था, मतलब सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासक का जनक माना जाता है। और कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। उस टाइम 1905 में कर्जन जो थे ये वायसराय बनकर आए थे भारत में और बंगाल का विभाजन इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन हमारा सही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां। तो इसका आंसर है आपका बी। मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था, तो 1767 से लेके 1769 मद्रास युद्ध की संधि के द्वारा हुआ था, मतलब समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ,
तो ये जो है 1780 से 84 की संधि के तहत हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके, तो यहाँ पे बस आपके 3 ही सुमेलित हैं, चौथा आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका चौथा गलत है। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो अफगान और मराठों के बीच आपका सालबाई की संधि हुई थी, जिसमें मध्यस्थता किसने किया था? तो सिंधिया ने जो है मध्यस्थता की थी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आपके ये 3 तो सुमेलित हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, चौथा आपका गलत है। और ये सालबाई की संधि जो है वो कब होती है? तो 1782 में होती है, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच होती है। और मराठों की तरफ से कौन मध्यस्थता करता है? तो सिंधिया करता है। और अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ जो है मराठे होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये एक्ट किसके काल में पारित हुआ था, यही हमें बताना है। मिंटो, लिनलिथगो, कर्जन, कैनिंग। तो इसका आंसर है आपका सी। कर्जन के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। यह पारित कब हुआ था? तो 1904 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर है आपका सी। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था। 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय जो है अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, अवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में सन्यासियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था, जिसको दबाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था। ये इम्पोर्टेंट विद्रोह है। इसी पे जो है बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना भी की है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका आंसर है आपका ए। सर आर्थर कॉटन जो हैं ये ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था को बहुत अच्छी जगह पहुंचाया, मतलब वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से लागू किया, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? 8 मई 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। तो इसका आंसर है आपका सी। 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यहीं से ऑफिशियली जो है आपका 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, जिसको शुरू किसने किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से शुरू किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ भी ध्यान दिया करिए क्वेश्चन में कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। स्थल और नेतृत्वकर्ता दिए हैं, देखते हैं। तो दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह कर रहे थे और बैरम खां थे यहाँ पे। लखनऊ से जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल कर रही थी और इनके बेटे बिरजस कादिर थे। कानपुर से कौन कर रहा था? तो यहाँ से आपका नेतृत्व जो है नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे, तात्या टोपे। तो याद रखिएगा। और फैजाबाद से जो है आपका मौलवी अहमदुल्ला जो है नेतृत्व कर रहे थे और बरेली से बैरम खान बहादुर खां कर रहे थे बरेली से, और इलाहाबाद से लियाकत अली खां कर रहे थे। झांसी से आपकी महारानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिसे आप याद कर सकते हैं 1857 के विद्रोह के उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी जो है सही नहीं है, क्योंकि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, और सभी सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखते हैं कौन किसने बनवाया था। तो लाल महल जो है बलबन ने बनवाया था। लाल महल किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनाया था। हौज ए खास किसने बनवाया था?
तो हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जहाँ पनाह नगर आपका मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। इम्पॉर्टेंट है ये सारे स्मारक। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, सही नहीं। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए कोही जो होता है वो किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग से संबंधित था, कृषि से संबंधित था कोही। इसको किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए अर्ज जो था वो सैनिक विभाग था। ये किससे संबंधित है? तो ये आपके बलबन से संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज किसने शुरू की थी? तो बलबन ने की थी। और नाइब ए मुमालिकात किसने शुरू किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने। सॉरी, ये सही या नहीं है आपका? तो डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो नाइब ए मुमालिकात किसने शुरू की थी? तो ये बहराम शाह ने शुरू की थी, बहराम शाह ने शुरू किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिनहाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मिनहाज उस सिराज ने जो है तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। फतवात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो ये आपके जो है अलबरनी ने लिखी है, अलबरनी जिन्होंने क्या लिखी है? तो किताबुल हिंद लिखी है। और लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन सी और डी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि किताबुल हिंद की रचना आपकी अलबरनी ने की है और लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है? कि भक्ति जो है, भक्ति के जो संगीत होते हैं वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गौसुद्दराज, शाह आलम बुखारी। तो इसका आंसर है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की ऐसी धारणा थी कि अगर हम भक्ति को ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन मानते थे, ये कि हम भक्ति के द्वारा ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, तो अजमेर में इन्होंने अपनी खानकाह बनाई थी। और जो सूफ़ी संत में ही बहुत सारे और सिलसिले थे, जिसमें नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिला था। ये मानता था, ये जो है संगीत को नहीं मानता था, कि संगीत के विरुद्ध ये था नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बहाउद्दीन नक्शबंदी ने नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिले का स्थापना की थी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूतवाहन। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4, यानी तीसरे जो हैं आपके मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता नहीं हैं। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन जो हैं ये मध्यकालीन काल से संबंधित है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है। इनकी टीका कौन सी है? तो मिताक्षरा इन्हीं की पुस्तक है, जो किस पे लिखी गई है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी गई है, मिताक्षरा। और हिमाद्री ने क्या लिखा है? तो हिमाद्री ने जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही इन्होंने भी, जीमूतवाहन ने जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है, जिसको हम क्या कहते हैं? दाय भाग कहते हैं, दाय भाग। और हिमाद्री ने क्या लिखा है? तो हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। तो याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन दोनों ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है, जिसको विज्ञानेश्वर का मिताक्षर कहते हैं और जीमूतवाहन का दाय भाग कहते हैं। और हिमाद्री ने जो लिखा है मनुस्मृति पर टीका लिखी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा
किसके लिए चालू की गई थी? सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसका आंसर है आपका ए, सेना में भर्ती की जा सके, इसलिए आपकी मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा, अकबर ने इसे शुरू की थी। कब की थी? तो 1575 में इसे शुरू किया था अकबर ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। तो इसका आंसर है आपका डी, सुमंत जो है वो आपके विदेश मामले की देखरेख करता था। सचिव क्या करता था? तो सचिव आपका पत्राचार विभाग से संबंधित था। पंडित राव जो थे आपके धार्मिक मामलों से संबंधित थे। और पेशवा को जो है आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो राजा होता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है आपका सी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया है। और नहर का निर्माण सबसे पहले शुरू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। तो आपके ये दो इम्पॉर्टेंट नहर हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यमुना से लेके हिसार तक 150 मील के लिए इस नहर का नाम क्या था? तो उलुग खानी, उलुग खानी नहर। और दूसरा नहर जो था वो सतलज से लेके घग्घर तक था, जिसे हम क्या कहते हैं? रजब शाही, रजब शाही नहर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इनके नहर हैं फिरोज शाह तुगलक के, याद रखिएगा। बाकी और भी हैं, बस उतना इसमें ज़रूरी नहीं है। जो आपके दो इम्पॉर्टेंट है उलुग खानी नहर और रजब शाही, इन्हीं दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखते हैं हम। तुगलकाबाद किला कब स्थापित की गई थी? तो ये आपका है 1321 से लेके 25 तक, जिसको किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लोधी गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो 1517 में हुई थी। किसने किया था? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1569 में। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी, बी ऑप्शन आपका सही है। आपका इसमें एक छूट गया, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1192 में की थी। तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट किले हैं, मतलब चीज़ें हैं, और याद रखिएगा। इसको अच्छे से लिख के याद करिएगा ताकि आपको दोबारा अगर मिल जाए ये तो गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर, जहांगीर के समय में कौन आया था? जहांगीर के समय में जो है विलियम हॉकिंस और टॉमस रो दोनों आए थे। विलियम हॉकिंस जो है 1608 में आता है और टॉमस रो जो है 1615 में आता है। तो इस तरह से अकबर का आपका गलत हो जाता है, क्योंकि अकबर के टाइम पे टॉमस रो नहीं आता है। वो आता है किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आता है। औरंगजेब के काल में आपका मनूची आता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही हैं। आगे चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो इसका आंसर है आपका सी, हम्पी में जो है आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ये हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है आपका विरूपाक्ष मंदिर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। तो इसका आंसर है आपका सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य जो है
राजगद्दी के लिए या सिंहासन के लिए यह युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ था। टोटल 3 युद्ध हुए थे राज सिंहासन या उत्तराधिकारी के लिए। याद रखिएगा ये कब हुआ था धर्मत का युद्ध, तो 1658 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 47, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो केशव चंद्र जो हैं इन्होंने क्या किया था? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 713, 716, 712, 719। तो इसका आंसर है आपका सी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है सिंध विजय की चर्चा हुई है। और इसमें जो है उस टाइम सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। ये हमें किससे पता चलता है? तो ये हमें चचनामा नामक पुस्तक से पता चलता है। अगला देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो इसका आंसर है आपका ए, पुर्तगालियों ने जो है हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाया हुआ था। उस टाइम हुगली पे शासन किसका था? तो शासन कौन कर रहा था? तो शाहजहां आपका यहाँ का शासक था। और नीनो डी कून्हा जो था वो पुर्तगाली गवर्नर था। तो यहाँ पे लूटपाट का केंद्र किसने किया था? लूटपाट नीनो डी कून्हा के नेतृत्व में पुर्तगालियों द्वारा किया जा रहा था। शाहजहां के शासन में जो है कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लेता है और पुर्तगालियों को वहाँ से भगा देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके काल मतलब किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये आपके अंग्रेजों की तरफ जो है, अंग्रेजों की तरफ से आपका हेक्टर मुनरो था। और इधर बंगाल की तरफ से हम देखेंगे मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों जो थे बंगाल की तरफ से थे और हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेज की तरफ से था। ये कब हुआ था? तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। वांडीबास का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1760 में। किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये, जिसमें आयरकूट हार जाता है। आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से था और काउंट डी लाली जो था वो फ्रांसीसियों की तरफ था और फ्रांसीसी जो है हार जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला युद्ध कब हुआ था? तो जलियांवाला युद्ध जो बाघ हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस तरह से आपका ये भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में साहू एवं ताराबाई के बीच जो है इसमें युद्ध हुआ था और जिसमें ताराबाई जो है पराजित हो गई थी। तो इस तरह से केवल आपका बी ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है जो 1764 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से आपके हेक्टर मुनरो थे और बंगाल की तरफ से मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, ये तीनों एक तरफ थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार करना है। उपरोक्त पदावधियों का सही कालक्रम हमें व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन कब आया था। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक वायसराय था। इसी के काल में जो है बंगाल विभाजन होता है। चेम्सफोर्ड जो हैं वो कब आते हैं? तो 1916 से लेके 1921 तक जो है चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। हार्डिंग जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेके 1916 तक रहते हैं और इन्हीं के काल में जो है बंगाल विभाजन रद्द होता है और राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ले जाया जाता है? दिल्ली में। कब लाया जाता है? 1911 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेके 1931 तक रहता है, जिसमें 5 मार्च 1931 को गांधी ने इनके साथ समझौता किया था, इरविन के साथ। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, 1, 3, 2, 4। अगला चलते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये देखते हैं कि सोम प्रकाश समाचार जो था वो किसने
या प्रारंभ किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो था, इन्होंने ही सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ये कब किया था? तो 1858 से इन्होंने प्रारंभ किया था, इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय ने भी संवाद कौमुदी को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था 1821 में। दयानंद सरस्वती का जो था सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक थी, जो 1874 में इन्होंने पारित किया था, मतलब प्रारंभ किया था, ये कह सकते हैं। ये सोम प्रकाश भी बंगाली भाषा में है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बंगाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर है 53, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से, शैक्षणिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, सांविधिक सुधार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सांविधिक सुधार से संबंधित था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे? वो सचिव थे। और वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे। ये किसके लिए था? तो सांविधिक सुधार से संबंधित था ये। आगे चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। देखते हैं कौन किसका संस्थापना किया हुआ है। बनारस कलकत्ता, बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने स्थापित किया है? तो ये है आपके जोनाथन डक्कन ने इसकी स्थापना की है। कब की है? तो 1791 में किया है। अगला देखते हैं, कलकत्ता मदरसा की स्थापना आपके वॉरेन हेस्टिंग ने की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? लॉर्ड वेलेजली ने। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही है? बी सही है। केवल जो है दूसरा आपका सही सुमेलित है, बाकी आपके सुमेलित नहीं हैं, क्योंकि कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है आपके वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके लॉर्ड वेलेजली, ऑथर वेलेजली नहीं, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया है 1800 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? नागा, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर है आपका बी, कथकली से संबंधित है ये आपका मुखौटा नृत्य। अब ये कहाँ पे होता है? तो ये केरल में होता है। केरल में आपका मुखौटा नृत्य होता है जो कथकली से संबंधित है। ओडिसी नृत्य का संबंध जो है आपका उड़ीसा से है। उड़ीसा में जो है ओडिसी नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी होता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? तो कुचिपुड़ी होता है। ये तीनों फैक्ट हैं। कौन सा सही है इसके बारे में बात करनी है हमें। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां तबला से संबंधित है। अल्लाह रस्का सरोद से संबंधित है। जाकिर हुसैन वीणा से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से संबंधित हैं। शहनाई वादक हैं ये। और जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा जो है आपके तबला वादक हैं। ये दोनों कौन हैं? तबला वादक हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से संबंधित है, और अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम। तो इसका आंसर है आपका बी, केरल से संबंधित है आपका ओणम। ओणम त्यौहार है जो फसल के कटाई के मौसम में इसे मनाया जाता है। और फसल की कटाई से संबंधित एक और त्यौहार है, कहाँ का है वो? असम का बिहू। ये भी फसल की कटाई से संबंधित त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन है? संथाल, मुंडा, भील, थारू। तो इसका आंसर है आपका बी,
मुंडा जो है, मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार को मनाती है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? तो ये झारखंड क्षेत्र या छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वहीं पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 59, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर है हमारा डी, किन सभी से जो है गांधी जी प्रभावित थे। रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी जो थोरो से भी प्रभावित है, रस्किन से भी और टॉलस्टॉय से भी प्रभावित हैं। आगे चलते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया था? 1920 में, 1916 में, 1918 में और 1923 में। तो इसे मिलाया कब गया था? तो 1918 में इसे मिला दिया गया था। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोनों ने अलग अलग की थी, लेकिन इसको एक साथ कब मिलाया गया? तो 1918 में इसे एक साथ में मिला दिया गया था। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 61, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बारदोली सत्याग्रह से। तो इसका आंसर है आपका बी, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो असहयोग आंदोलन आपका शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। और ये समाप्त कब कर दिया गया? तो चौरी चौरा नामक एक घटना हुई थी, जो कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में, यूपी के। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो फरवरी 1922 में हुई थी। उसके बाद जो है ये आंदोलन वापस ले लिया गया था, स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि हिंसा हो गई है, अब जो है इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस वजह से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इसी में गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कर्जन जो थे इस टाइम पे वायसराय थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले कौन थे? सचिव थे। और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3। 2 और 3 में कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। असहयोग आंदोलन की जब असफलता या जब इसको स्थगित कर दिया गया तो इन लोगों ने क्या किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, मार्च 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। उस टाइम चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? मतलब किसने कहा था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल ना हो, सारे अंग्रेज थे साइमन कमीशन में? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर जो है साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 जो थे अंग्रेज थे। इसी में जो है विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन
किया था, तो यही पूछ रहा है किसने किया था गठन। तो इसका आंसर है सी 1 और 4, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन किया इन्होंने। और इन्होंने इसमें कहा कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मतलब हमें डोमिनियन स्टेट नामक भारत नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता वाला भारत चाहिए। तो इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, ना कि डोमिनियन स्टेट की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। तो दांडी यात्रा से संबंधित जो भी कथन है कौन सा असत्य है, यही पूछ रहे हैं। ये पूर्णतः एक पैदल यात्रा था, तो ये बात सही है कि ये पैदल यात्रा था, जिसमें कितने अनुयायी थे, टोटल 78 अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये बात भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई, तो ये गलत है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930 को। समुची यात्रा 24 दिनों में पूरी कर ली गई, तो ये बात सही है कि 24 दिनों के अंदर ये कहाँ पहुँचे, तो 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ये 18 मार्च नहीं है, 12 मार्च 1930 को ये कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते, सॉरी यहाँ से साबरमती आश्रम से आरंभ करते हैं अपनी यात्रा को। और पहुंचते कब है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ये नमक कानून को तोड़ते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ, और पैदल इनकी यात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर है 67, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन कब हुआ हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हुआ था आपका 26 से लेके 29 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को आपको कराची अधिवेशन हुआ था। सुखदेव को फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों लोगों को फांसी हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए कितने इम्पोर्टेंट घटना है, और सारे का जो है हमें जब तक डेट नहीं पता होगी तब तक हम इसको सुमेलित नहीं कर सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर से शुरू था आपका, 1931 में ये भी हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले आपका 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता। फिर आएगा 23 मार्च 1931 को आपको सुखदेव की फांसी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की। फिर उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ। फिर आएगा आपका चौथा 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इस तरह से आपको इसका डेट भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया, कब प्रारंभ किया या शुरू किया? चंपारण आंदोलन के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, असहयोग आंदोलन के समय, कलकत्ता के दंगों के समय। तो इसका आंसर है आपका बी। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय जब आया था उसी के विरुद्ध जो है गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया, जो कब किया था, तो 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन जो है अनशन यरवदा जेल में रहते हुए शुरू किया था। उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने ही सांप्रदायिक निर्णय लिया था, सांप्रदायिक निर्णय। आगे चलते हैं। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। तो कब गांधी जी ने त्यागपत्र दिया, तो 1934 में जो है गांधी जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो एटक की स्थापना कब हुई यही पूछ रहा है। तो इसका जो है स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी।
कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे हम एटक भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। महामंत्री दीवान चमन लाल थे। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एन एम जोशी द्वारा इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तीनों चारों जो भी बताया कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, चमन लाल जो थे वो महामंत्री थे, और एन एम जोशी ने इनकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसको हम देखते हैं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी, बीजी तिलक, शंकर नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। शंकर नारायण जो थे वह वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद में सदस्य थे। उन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसके बाद उन्होंने कार्यकारिणी से अपनी इस्तीफा दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस टाइम पे अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली तैयब जी। सही कोट से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2, 3। शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए थे। लेकिन मोस्टली जाता है कि खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले अली बंधु थे। जो कौन कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे अली बंधु कहलाते थे। आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गोपी बारदोलाई, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर है आपका ए, स्वामी श्रद्धानंद। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पश्चात जो है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था के पश्चात जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना गया, और इस अवसर पर उन्होंने अपना भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता पर इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर बोला कि हिंदू मुस्लिम एक मिल जाएंगे तो जो है औपनिवेशिक संस्था से हमें छुट्टी मिल जाएगी या हम इसे भगा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की अवधि 1920 से लेके 1922 तक थी, ये भी सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी द्वारा रखा गया, ये भी सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ये बात सही है कि जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस करते हैं। बाकी आपके सभी ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पे की गई थी? तो ये हम देखते हैं। दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा, कलकत्ता में गांधी द्वारा। तो इसका आंसर है आपका सी, लाहौर में जो है नेहरू द्वारा जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर में, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932 में, दिसंबर 1933 में, मार्च 1934 में, अक्टूबर 1932 में। तो इसका आंसर है आपका ए, सितंबर 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी द्वारा जो है की गई थी। गांधी जी ने
समाज में अस्पृश्यता से निपटने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हम क्या कहते हैं, हरिजन सेवक संघ इसका नाम बाद में कर दिया गया। और घनश्याम दास जो बिरला थे, इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था हरिजन सेवक संघ का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो आइए देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल्थ जो एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखी गई है। कॉमनवेल्थ जो है आपके एनी बेसेंट की है। लीडर जो है आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा है। लीडर किसके द्वारा लिखी गई है? लीडर जो है आपकी मदन मोहन मालवीय की है। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ओल्ड थे, इन्होंने क्या लिखी है? यंग इंडिया लिखी है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की। कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर हम 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर है आपका डी, ए और सी दोनों को जो है फांसी पे लटकाया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। 9 अगस्त 1925 को जो है आपका काकोरी षड्यंत्र केस होता है, जिसमें क्या होता है कि लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर एक पैसेंजर ट्रेन में जो है डकैती डाली जाती है और इसका खजाना जो है लूट लिया जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लहड़ी के साथ जो है इसको जो है लूट लिया जाता है, जो यहाँ पे खजाना होता है। इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी होते हैं और ये भाग जाते हैं। बाकी चारों लोगों को फांसी दे दी जाती है। तो आगे देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन थी? तो ये क्रांतिकारी घटना जो थी आपका काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, सैंडर्स की हत्या जो है की गई थी इनके द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सितंबर 1928 में कब की गई थी? सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। और इसी में क्या होता है, सैंडर्स की हत्या की जाती है। इनके जो भी अनुयायी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और ये क्यों की जाती है? तो लाला लाजपत राय पर जो है लाठियों से प्रहार होता है और ये इनकी जो है कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। तो इनके एवज में जो है सैंडर्स को मार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है से संबंधित कौन है? तो CR दास संबंधित है। गदर पार्टी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो लाला हरदयाल सिंह संबंधित है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो VD सावरकर हैं। और पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं संगठन, आप याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भील विद्रोह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका आंसर है आपका सी, भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया था इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? टोक्यो से, रंगून से, बर्मा से, सिंगापुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिंगापुर से जो है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। किसने की थी? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था जुलाई 1943 में। और ये सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने
बोस ने सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये सभी पार्टी जो है इनके विरोध में थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर है 84, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी, डेनियल कोलिंस, वेंडी टूर्नबुल, क्रिस्टीना म्लादेनेविक। तो इसका आंसर है आपका ए, एशले बार्टी ने जो है इसे जीता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आपके जो है रूस, चीन और ईरान के बीच जो है ये आयोजित किया गया है, चीरू 2022। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका आंसर है आपका बी, केवल आपका दूसरा कथन सही है, बाकी जो है 2 कथन आपके सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। होयसल मंदिर कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत किसने की है? तो एमपी सरकार ने शुरू की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो जियोलॉजिकल पार्क आपका कहाँ बन रहा है? एमपी में बन रहा है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में बनेगा। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेगिनर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो HIV वायरस की इन्होंने पहचान की थी। ये फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे। 1983 में इनके नेतृत्व में इस वायरस की पहचान की गई थी। 28 फरवरी 2022 को शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या कौन देश था? तो फोकस थीम कौन सा देश था? तो ये आपका बांग्लादेश जो था फोकस थीम देश था। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो बुलेट ट्रेन कहाँ बनने जा रही है? ये आपका सी ऑप्शन है, सूरत गुजरात में जो है पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक बनेगा। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपके महाराष्ट्र सरकार ने जो है होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जो है राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एपीडा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। एपीडा क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इसका नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इन्होंने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की रख दिया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि तुर्की को अब क्या कहा जाएगा? तुर्की कहा जाएगा। हाल ही में क्वाड समूह भारत,
अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, जापान। तो आपके क्वाड में कौन कौन शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। तो जापान के विदेश मंत्रियों की जो है चौथी बैठक कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 97 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन की रक्षा है। यह पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका बी। केवल आपका तीसरा कथन सही है, बाकी के 2 कथन आपके सही नहीं है। प्रतिवर्ष 15 फरवरी को, 16 फरवरी को नहीं, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी आपकी? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ये प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम जो है बेहतर जीवन रक्षा है। ये आपका सही कथन है क्योंकि इसमें सही पूछ रहा है। और तीसरा भी आपका गलत है। यह पहली बार 2012 में नहीं 2002 से मनाया जा रहा है। पहली बार कब से मनाया जा रहा है? 2002 से मनाया जा रहा है। तो इस तरह से केवल आपका दूसरा ऑप्शन सही है कि इस वर्ष की थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। तो इसका आंसर है सी। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा, तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर आपका जो है सी है। दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे नहीं काट दीजिए। फर्स्ट भी सही है आपका, सेकंड भी सही है। आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका आंसर है आपका ए, इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रह्मोस मिसाइल का जो है भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? तो ये आपका है नेपाल। नेपाल जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने भारत का UPI सिस्टम अपनाया है पेमेंट करने के लिए। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने शुरू किया है? तो ये आपका गुजरात राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लेवेंडर की खेती कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप क्या है? क्षुद्रग्रह, पादप प्रजाति, तूफान, डायनोसॉर के अवशेष। तो इसका आंसर है आपका सी, तूफान है। एंटोनिया जो है, एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप ये सभी जो हैं तूफान हैं।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। 22 फरवरी 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है आपका सी। सी जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, साहित्य अकादमी द्वारा किसी उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है आपका डी, चंद्र बयान ख्याल को जो है साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका आंसर है आपका ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यूनिप द्वारा जो है नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। कौन सा एक अशुद्ध है? देखते हैं कौन सा एक अशुद्ध है। आईटी पार्क कहाँ है आपका? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। आईटी पार्क आपका लखनऊ में है। डिफेंस पार्क आपका कानपुर में है। थीम पार्क आपका आगरा में है। और इत्र पार्क कहाँ है? कन्नौज में है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, जिसमें दिया हुआ है हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन है। 3 × 4 को हम क्या लिख रहे हैं? 1609। कैसे लिख रहे हैं? तो 3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम और 4 का स्क्वायर कर रहे हैं इंटू 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 हमारा हो गया। 4 को हम पहले लिख ले रहे हैं और 3 को जो है हम 3 को क्या लिख रहे हैं? 0 9। 3 त्रिका 9 होता है तो हम यहाँ पे 0 9 ले लेते हैं क्योंकि 2 अंक तक हमें लेना है। तो इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं 1609। ऐसे हम 5 × 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसको हमने क्रम उल्टा कर दिया। और जैसे ऐसे यहाँ पे हम 1 को देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 1 हमने ले लिया और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो यहाँ पे हो गया 401। तो इस विधि को हम लगा के अब हम इसका करते हैं जिसका निकालना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 49। 49 को हम पहले ले लेते हैं 49 क्योंकि यहाँ पे पहले लेता है लास्ट वाले को। और 4 चौक 16 हो रहा है तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 49। 4916 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? माना कोई संख्या, हम कोई संख्या मान लेते हैं। माना संख्या क्या है? 7 है। 7 में से हमें क्या घटाना है? 4 घटाना है। 4 घटाने पे तो वह उस संख्या कौन सा जो हमने 7 संख्या मानी है उस संख्या के व्युत्क्रम मतलब 1/7 हमने इसका उल्टा कर लिया और उसका क्या हो जाता है? 21 गुना हो जाता है। तो 21 इंटू में लिख देंगे हम। तो ये 7 में से 4 गई, 3 आ जाएगा इधर और यहाँ से हम काटेंगे तो 7 × 21। इसका मतलब है ये हमारी संख्या मिल गई। अब पूछ क्या रहा है? जब हमारा दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो वही हमारी संख्या हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो इस तरह से हमारी वह संख्या क्या हो जाएगी जो हमने माना है 7। आंसर हमारा क्या आएगा? 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? 3, 11, 13, 17 और 3, 5, 41, 43, 3, 7, 17, 71 ये हमारी जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं और बी ऑप्शन जो है हमारा है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर है 113 देखते हैं, 2000 के 2/5 2000 के का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गुणा 2/5 हो जाएगा। के यहाँ भी के है तो यहाँ भी गुणा कर लेते हैं कि 50% का 40% होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और इस साइड लिखते हैं। 2000 का या के लिखा हो तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गुणा 2/5। 50% का मतलब हम लिख सकते हैं कि 50/100 और 40% का मतलब हम लिख सकते हैं 40/100। तो इस तरह से हम 2 जीरो यहाँ से काट लेते हैं और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। तो इस तरह से हमारा देखिए
5 से 5 काट दिए, बचा क्या 4 दूनी 8 और 20 अट्ठे कितना होगा 160। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 160। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 114। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाता है। माना धनराशि कितना होगा, मानते हैं कि धनराशि हमारी जो है x है और t वर्ष में, वर्ष कितना ले रहा है t में कितना हो जाता है 2x हो जाता है। चूँकि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 2x में से x जाएगा तो कितना आएगा x आ जाएगा यहाँ पे। अब साधारण ब्याज इक्वल टू हम पूरा फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू हमारा समय अपान में 100। तो इस तरह से हम देखेंगे साधारण ब्याज हमारा कितना है x है, मूलधन कितना है x और दर कितना हमारा 5 और समय कितना है t है अपान में 100। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते हैं तो x से हमारा x कट जाएगा और t इक्वल टू हो जाएगा 100/5। तो इस तरह से हमारा t की वैल्यू आ जाएगी 20 वर्ष आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। सी ऑप्शन आपका सही है। 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। तो लुप्त अक्षर हमें देखना है। ए से हम अगर सी तक जाएंगे तो यहाँ पे +2 जोड़ेंगे, तभी तो एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो सी तक पहुँचेंगे। ए की वैल्यू हमारी 1 होती है और सी की वैल्यू हमारी 3 होती है। और फिर जब सी में हम 2 जोड़ेंगे तो हम ई तक पहुँचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे n देखेंगे तो n में अगर हम -3 करते हैं, मतलब n हमारा n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू हमारी 14 होती है। 14 में हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा 11 आता है। 11 पे हमारा k होता है। और ऐसे ही हम k से अगर -3 करते हैं तो हम h पे पहुँचते हैं। h 8 होता है और 11 8 कितना होता है, 11 में से 3 गई तो 8 आएगा, यानी h की वैल्यू आ जाएगी। और r से हम 4 जोड़ेंगे r में तो हम कहाँ पहुँचेंगे, v पे पहुँचेंगे। 18 18 4 22 और 4 यहाँ पे जोड़ते हैं हम तो ये हम कहाँ पहुँचेंगे 22 4 26 यानी z पे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा z। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अगर रीजनिंग सॉल्व करना है तो आपका सबका नंबरिंग पता होना चाहिए कि ए का नंबर क्या है। ए जो है 1 पे आता है, r 18 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, n 14 पे, i 9 पे। ऐसे आपको सबका नंबरिंग पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ए से ई तक हम जाते हैं तो +4 करते हैं। एक में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ई में पहुंच जाएंगे और ई से हम आई में जाएंगे तो +4 करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और अगर हम आई से एम पे जाते हैं तो +4 करते हैं तो ये हमारा +4 4 का स्लॉट बन रहा है। दूसरा हम देखते हैं आर से अगर हम एन पे जाते हैं जो 18 होता है, 18 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो कितने पे पहुँचेंगे 14 पे पहुँचेंगे। ऐसे ही हम एन से अगर 4 घटाएंगे, एन में से अगर हम 4 घटाते हैं तो जे पे पहुँचते हैं। तो 14 में से 4 अगर हम करते हैं तो 10 पे पहुँच जाएंगे, कम करेंगे तो इस तरह से हमारा 4 4 का स्लॉट बन रहा है। अगला जब हम 4 कम करेंगे जे से तो जे में 4 कम करेंगे तो 6 पे पहुँचेंगे। 6 हमारा किसका होता है, एफ का होता है। ई एफ, ई जो होता है 5 होता है और एफ जो होता है हमारा 6 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 117। ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम हैं, डी के अंक ई से कम है और बी के अंक ई से अधिक हैं, किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए को लिख लेते हैं, बी को लिख लेते हैं, सी को और डी को, और ई भी है तो ई भी लिख देते हैं हम। ए के अंक किससे अधिक हैं,
बी से अधिक हैं, तो बी से अधिक हैं, मान लीजिए बी को इतना मिला है और ए को इतना मिला है। सी से कम है, सी से किसके कम है, तो बी ए के जो है सी से कम है, तो यानी सी उससे भी बड़ा हो गया। डी के अंक ई से कम हैं, डी के जो अंक हैं वो ई से कम है। बी के अंक ई से अधिक हैं, तो ई मान लीजिए इतना है, क्योंकि बी जो है छोटा है सबसे अभी तीनों में से, और ई जो है उससे भी छोटा है। डी के अंक ई से कम है, अब ई से भी कम आपका डी हो गया, तो किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं, तो ये आपका सी के द्वारा सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं। ये सबसे आपका आसान तरीका है निकालने का, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम 118 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या कौन सी है, तो देखते हैं हम 82, 97, 114 और 133, उसको हम कैसे ले जा सकते हैं, तो हम देखते हैं 82 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, 82 में हम क्या जोड़ें 15, अगर 15 जोड़ते हैं तो हम 97 पे पहुंचते हैं, और 97 से हम 17 जोड़ते हैं, 97 में हम 17 जोड़ते हैं, मतलब ऑड संख्या ही अगर हम जोड़ेंगे 17 जोड़ देंगे तो हम 114 पे पहुंच जाएंगे, और 114 में जब हम 19 जोड़ेंगे फिर ऑड संख्या अगर हम जोड़ते हैं तो 133 पे पहुंच जाते हैं, और जब 133 में हम 21 जोड़ते हैं, कितना 21 को जोड़ेंगे तो 154 पे पहुंच जाएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 154। तो ये आप ऑड इवन संख्या रख के देख सकते हैं। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी देखते हैं कि इसमें हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हमने इंटू किया, 9 चौक 36 तो 36 आ गया, और यहाँ पे देखें सतछंग 42, सतछंग 42 में से अगर 6 को हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा 36 आ जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम फिर से करते हैं इसको, 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45, अगर इंटू हम करते हैं 45 में 9 गई तो कितना आएगा 36 आएगा, और सतछंग 42 होता है, 42 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक कितना होता है 36, और 36 में से 4 गया तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 32। तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 120, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है हम देखते हैं। इसका आंसर है आपका ए, कानपुर में स्थित है। 1997 में कानपुर में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना की गई थी, विश्व बैंक के द्वारा स्थापना की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देवा कहाँ है आपका, बाराबंकी में है, आल्हा आपका महोबा में है, कर्मा जो है, कर्मा आपका सोनभद्र में है, कहाँ पे है सोनभद्र में, मथुरा में नहीं है, सोनभद्र में है। कजरी आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित है, तो इस तरह से आपके कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो कालिंजर का किला आपका बांदा में स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कालिंजर का किला, कालिंजर महोत्सव भी शुरू किया गया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, तो इसका आंसर है आपका ए, लखनऊ में स्थित है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। कब स्थापना की गई थी, तो 1989 में स्थापना की गई थी, 1989 में 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ अवस्थिति है कि कहाँ कौन सा स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ स्थित है, उन्नाव में स्थित है। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आपका आगरा में स्थित है।
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 चारों ही जो है सुमेलित हैं। यूपी के जो है फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माघ मेला कहाँ होता है? तो माघ मेला जो होता है आपका प्रयागराज में होता है। झूला मेला कहाँ होता है? तो ये आपका वृंदावन में होता है, वृंदावन में, न कि झांसी में। पशु मेला आपका बटेश्वर में होता है जो आगरा का है, और देवा मेला आपका बाराबंकी में होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से कब प्रारंभ हुआ है? तो ये कब से कब प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका हो गया आंसर ए, फरवरी 2020 से ये प्रारंभ हुआ था। 2 फरवरी 2020 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन जो है किया जाता है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा ऐसा जनपद है या जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा जो है साझा करता है? तो ये आपका सोनभद्र है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जो है आपके सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा जनपद है? तो सोनभद्र है। अगला देखते हैं। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये आपके किन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 28 जनपद या जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है यूपी के। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड के। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? राधाकुंड झील, समान पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, सरसई नावल पक्षी विहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सरसई नावल झील जो है इटावा जनपद में स्थित है। यह एक दलदली झील है। इसमें जो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षी क्षेत्र माना गया है। ये जो है सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि सारस आपका यूपी से संबंधित है। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका सी, भोटा जो है आपका स्थानीय नाम है। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा है उसका नाम क्या है? भोटा। जलोढ़ मृदा को हम कॉप कहते हैं। खादर मृदा को कछारी, दोमट और मटियार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्षा होती है? तो ये आपका ऑप्शन है डी, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण 1830 में मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त? तो इसका आंसर है आपका विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के जो थे प्रथम लोकायुक्त थे। इनमें से जो है कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लीजिए, विश्वंभर दयाल जो थे वो प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1998 में जो है किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया है यहाँ पे। 1992 में जो है आपका किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। भू स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसान बही योजना का 1992 में शुरुआत की गई थी। कौन सा एक सही सुमेलित है देखना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो ये आपका झांसी में ही स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका मथुरा में है, मथुरा। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है आपका? तो ये आपका कानपुर में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए सही सुमेलित है।
नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? नया सवेरा योजना का संबंध आपका बी, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से संबंधित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है नवंबर 1979 में की हुई थी। 1979 में की गई थी, याद रखिएगा, 1979। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपके जो है रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2012 से संचालित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो ये है आपका सी, ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।